मोशन में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन कर रहा है या उसकी स्पीड बढ़ रही है इतने एक्सीलरेशन से। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगी। और कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और ब्रेक अप्लाई करोगे या रिटार्डेशन फोर्स लगाओगे दूसरे डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड घटता है। तो कितना स्पीड से चालू किया तो इतना दूर पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ये सब हम पढ़ते हैं मोशन चैप्टर में। लेकिन मोशन का कारण क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप चलना शुरू नहीं करता है या अपने आप चल रहा है तो नहीं रुकता है। तो मोशन का कारण, कॉज ऑफ मोशन, हम पढ़ते हैं फोर्स चैप्टर में। तो मोशन का कारण क्या है? यदि कोई बॉल है और वो ज्यादा तेज स्पीड से मूव करने लग रहा है या स्लो मूव कर रहा है और स्पीड घटा रहा है अपना, या अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कोई बॉल मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये जितनी घटनाएं हो रही है इन सबके पीछे एक ही कारण है कि उस पर फोर्स लगा। चाहे जहां से भी फोर्स लगा, लेकिन फोर्स लगा। फोर्स लगेगा तभी स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा या डायरेक्शन चेंज होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्स कहते किसको हैं। देखो, अपुश और पुल। अपुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, धक्का दे रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसे हम कहते हैं फोर्स। हम पिकिंग करें, ओपनिंग करें, शटिंग करें या किकिंग करें, हिटिंग करें, लिफ्टिंग करें, फ्लिकिंग करें, पुशिंग करें, पुलिंग करें, ये हर जगह हर टास्क में फोर्स अप्लाई होता है। बिना फोर्स के कोई भी चीज संभव नहीं है। क्लियर है? ये जितने भी चीजें हो रही है इसमें एक्चुअल हो क्या रहा है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप के होते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में इसका फिक्स स्पीड रहता है, फिक्स स्पीड भी रहेगा और फिक्स डायरेक्शन भी रहेगा। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और तुमने इसको मूव करा दिया तो इसका स्टेट चेंज हो गया, मतलब फोर्स लग रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि फिक्स स्पीड से चल रहा है और फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, यदि तुमने स्पीड चेंज कर दिया, या तो बढ़ा दिया या घटा दिया, या तुमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया या दोनों के दोनों चेंज कर दिया, मतलब स्टेट उसका चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज हो गया तो भी फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लगाने का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स लग रहा है जरूर। जैसे मैंने एक बॉल फेंक दिया यहां से, तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, और रुकेगा तो तुम कह रहे हो कि अरे इस पर तो फोर्स नहीं लग रहा है। लग रहा है। उस पर कौन फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसके मोशन के उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। तो कभी भी स्पीड बढ़ने लगे या घटने लगे तो घबराने का नहीं है, कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है। अब मान लो तुम कोई लोहा की चीज लेके जा रहे हो और यहां पे कोई बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है और तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हारे लोहे की चीज तुम्हारे हाथ से छूट के उस मैग्नेट में जाकर चिपक गया और तुम्हें पता नहीं कि मैग्नेट है। तुम तो भूत भूत भागो, तो वहां भूत नहीं है, कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। इसीलिए कुछ भी घटना हो रहा हो तो उसके कारण का पता करो। तेज फुटबॉल आ रही है, गोलकीपर रोक रहा है, मतलब स्पीड घटा रहा है उसका, मतलब फोर्स लगाया है ना इसने। ये बॉल को मार रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, तो फोर्स लगाया। स्पीड रोक रहा है, ये कम कर रहा है, जीरो कर रहा है, रेस्ट में कर रहा है, तो स्टेट चेंज हो रहा है, तो मतलब फोर्स लगा रहा है। तो कहीं भी स्टेट चेंज होता है मोशन का तो समझो कि क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। इन साइंस में अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। बिना इंटरेक्शन के फोर्स नहीं लगता। मान लो कि ये कार यहां पे खड़ी है, यहां इंटरेक्शन नहीं है तो फोर्स नहीं लग रहा है। यहां पे इंटरेक्शन है तो फोर्स लग रहा है, यहां भी इंटरेक्शन है तो फोर्स लग रहा है। किस टाइप का फोर्स है यहां पे? पुश टाइप। अब पुश कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देना कि फोर्स इंटरेक्शन से लगता है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। देखो, तो फोर्सेस जो लगते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। जितना इस बंदे ने कार पे फोर्स लगाया उतना ही फोर्स कार ने इस पर भी लगा रही है। क्लियर है?
पुशिंग में देखो जितना ये इस पे फोर्स लगा रही है उतना ही ये इस पे फोर्स लगा रही है, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगता है और किसी भी दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से फोर्स लगते हैं। देखो ये पुल टाइप फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ये भी पुल टाइप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है, जिसे बताने के लिए डायरेक्शन का बताना जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका पता रहना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं। दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति में दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी स्थिति में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो किसमें आसानी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पहले वाले केस में। क्यों? क्योंकि दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का फोर्स ऐड हो जाता है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और इक्वल लगा रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो, वही का वही ऑब्जेक्ट रह जाएगा। समझ आया? या फिर कोई ज्यादा मजबूत है तो वो धक्का देके कमजोर वाले की तरफ कर देगा, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा फोर्स माइनस जरूर होगा। तो पहली बात ध्यान रखना, ये भी देखो दो टीमें हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो रिबन क्या होगा, लाइन पे रहेगा। लेकिन जो यदि कोई एक टीम मजबूत हो गई तो रिबन क्या होगा, उसकी साइड चला जाएगा। तो क्यों इतना फोर्स लगने के बावजूद रिबन पे फोर्स कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। यदि दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो फोर्स को ऐड कर देते हैं, और दो या दो से ज्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो फोर्सेस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन और फिर से फोर्स लगा दिया 7 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा 5 + 7 12 न्यूटन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन इसी जगह पे यदि इधर से 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को कैसे बताते हैं कि फोर्स कितना ताकतवर है या कितना कमजोर है, उसके लिए मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। जैसे 5 न्यूटन और 100 न्यूटन में कौन ज्यादा पावरफुल है, 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू से या मैग्नीट्यूड से, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड एक ही होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड से स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को बताते हैं। क्लियर है? और कभी भी फोर्स बताते हैं तो हमें डायरेक्शन का बताना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि फोर्स लग किधर रहा है तो ऑब्जेक्ट जाएगा किधर। इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज चेंज, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज। फोर्स यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी चेंज हो जाएगा उसका इफेक्ट, यदि डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी इफेक्ट चेंज हो जाएगा, और यदि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया तो भी इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है तो समझो कि फोर्स लग रहा है उस पर। अब स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड विथ डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कितना स्पीड है अभी और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसका स्टेट होता है। और स्टेट ऑफ मोशन बिना फोर्स के चेंज नहीं होता है। फोर्स दिखे या ना दिखे, लग जरूर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी भी तो हमें नहीं दिख रही है लेकिन लगती है ना। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है। तो कई फील्ड टाइप के फोर्स होते हैं, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, दिखते नहीं है वो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है। कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यदि वेलोसिटी का और फोर्स का सेम डायरेक्शन है तो स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ेगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्पीड। यदि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन जा रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन हमने फोर्स लगा दिया तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, इधर की ओर वेलोसिटी है इसकी और हमने फोर्स भी इधर की ओर लगा दिया, मतलब कोई अपने से स्पीड में जा रहा था और उसी की तरफ धक्का दे दिया तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इंक्रीजेस। और यदि कोई ऑब्जेक्ट है और इधर की ओर जा रहा है और हमने फोर्स उसका उल्टा लगा दिया, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहता है बार बार, तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। केवल फोर्स स्पीड ही चेंज करता है या केवल डायरेक्शन ही चेंज करता है या दोनों चेंज करता है या कोई अदर इफेक्ट भी है फोर्स के, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि फोर्स लग रहा है लेकिन स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। जहां स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा वहां फोर्स लग ही रहा है, ये जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लग रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो ही रहा है, कुछ और भी चेंज हो रहा है। वो क्या है भाई? जैसे कि हम मान लो कि दीवार को धक्का दे रहे हैं,
तो हम दीवार को धक्का देंगे तो ना तो उसका मोशन हो रहा है, ना स्पीड बढ़ रही है, ना घट रही है, और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है मोशन का। मतलब कि दीवार का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दीवार के पोजीशन पे, दीवार के स्टेट ऑफ मोशन पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यदि आप फोर्स लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो। उसका एग्जांपल याद रखना दीवार का। दीवार को धक्का देते हैं तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, लेकिन यदि स्टेट ऑफ मोशन कहीं चेंज हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट को समझना है। और तीसरी चीज की, फोर्स लगने से शेप भी चेंज होते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, आटा गूंथते हैं या सीट पर बैठते हैं तो सीट का शेप चेंज हो जाता है स्प्रिंग का। ये रबर में शेप चेंज हो जाता है। ये कोई मेटालिक रॉड है, उस पर कोई वेट रख दो, धीरे 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 धीरे, हाँ, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो क्या क्या चेंज कर सकता है फोर्स? में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव करा सकता है ऑब्जेक्ट को। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि वो पहले से ही मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो फोर्स उसके स्पीड को चेंज कर सकता है, और तेज कर सकता है या स्लो कर सकता है या स्टॉप कर सकता है। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स में ब्रिंग अबाउट चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है, या इन सब में सभी इफेक्ट को एक साथ भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट भी चेंज हो और शेप भी चेंज हो। क्लियर है? तो सम ऑफ देम भी हो सकता है और ऑल ऑफ देम भी हो सकता है। फोर्स सारा इफेक्ट एक साथ भी कर सकता है या कोई एक कर सकता है। नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक्स प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। बिना फोर्स के ना तो किसी का स्पीड में चेंजिंग आएगा, ना कोई रेस्ट से मोशन करेगा, ना डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही उसका शेप चेंज होगा। यदि ऐसा इफेक्ट देखना है तो हमें फोर्स लगाना ही पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अपने आप चेंज नहीं होती है जब तक फोर्स नहीं लगेगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा जब तक फोर्स नहीं लगेगा। अब दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जो मसल्स के एक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है, ऐसे फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यदि हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है। हमारा मसल्स काम कर रहा है। ये बात अलग है कि उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा मस्कुलर फोर्स लग रहा है। जैसे एनिमल जो होते हैं, बुलक कार्ट्स वगैरह खींचते रहते हैं तो क्या होता है? वो भी मस्कुलर फोर्स ही लगाते हैं अपना। तो मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट को टच करना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है। किसी भी कार को हम धक्का तब तक नहीं दे सकते जब तक हम उसे टच नहीं कर लेते। तो मस्कुलर फोर्स तभी लगेगा जब कांटेक्ट होगा। तो मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। इसे एक्शन में लाने के लिए कांटेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, बिना कांटेक्ट के ये लगेगा ही नहीं। दूसरा कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। यदि हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है। यदि हम साइकिल को पैडलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं और पैडल बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो स्लो हो जाता है। तो इनका स्पीड डाउन क्यों हो रहा है? वह कौन सा फोर्स है जो इस वेलोसिटी का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड तभी डाउन होगा जब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उसी के बीच में ये काम करता है। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का टायर और अर्थ का सरफेस या रोड, ये दोनों कांटेक्ट में है तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। यदि हम टेबल पे कोई चीज स्लाइड कर रहे हैं तो टेबल और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा
ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो कर देता है, स्पीड डाउन कर देता है, और फिर से कहीं से उसको फोर्स नहीं मिला सपोर्ट में तो वो उसको स्टॉप कर देगा। जैसा कि हमने देखा कि यदि बॉल को फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। साइकिल की पैडलिंग रोक देते हैं तो साइकिल की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो जाके रुक जाएगी। क्लियर है बात? तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और ये दो सरफेस के बीच में लगता है। ये एक कोई सरफेस है, टेबल है मान लो, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी इधर की ओर है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी राइटवर्ड है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स इन सरफेस के कांटेक्ट के बीच में लगेगा और उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा सरफेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में लगता है और डायरेक्शन मोशन के हमेशा उल्टा होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगेगा और इसका डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन सरफेस, इट इज आल्सो कांटेक्ट टाइप फोर्स। जब तक कांटेक्ट रहेगा तब तक फोर्स लगेगा, कांटेक्ट बंद, फ्रिक्शन फोर्स लगना भी बंद। तो इसलिए यह भी क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स भी एक दो देख लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। ये जैसा कि पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, पेंसिल के ऊपर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो दूसरा मैग्नेट उसको खींच रहा है अपनी तरफ, वो रोल करते हुए आगे आगे आएगा। लेकिन ये भी देख रहे हैं हम कि मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, इसीलिए इसे फील्ड फोर्स कहते हैं या नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जिनके प्रोड्यूस होने के लिए, जिनके एक्शन होने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेट में क्या होता है? लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। ये हमेशा याद रखना है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। जैसे मान लो कि ये एक मैग्नेट है और यह एक मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा? रिपल्सन। ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, तो क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को ये दूर भगाएंगे, रिपल्सन मतलब धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। और इनका जब नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल करीब में आएगा तो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो हमेशा याद रखना, लाइक पोल रिपेल ईच अदर मतलब कि दूर भगाएंगे, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर मतलब खींचेंगे पास पास। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet is an example of non-contact force. मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे, जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, इन पे फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, और कांटेक्ट की जरूरत नहीं है इसीलिए इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसको एक्शन होने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह फोर्स चार्ज के कारण लगता है। जब प्लास्टिक को हम अपने ड्राई हेयर में रब करते हैं तब वो चार्ज हो जाता है, तो प्लास्टिक पे चार्ज आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। यदि किसी ग्लास रॉड को रब करेंगे, ग्लास रॉड को फर के साथ, तो इस पे ये प्लास्टिक है और ये ग्लास रॉड है, तो इस पे प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा। और फिर वैसे ही ये भी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो चार्ज ड्यू, फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज। चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है तब उस पर फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है और किसी चार्ज ऑब्जेक्ट या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, इसीलिए यह भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और इसमें भी लिख लेना, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर।
यदि प्लस प्लस चार्ज है और यह भी प्लस प्लस चार्ज है, या माइनस माइनस चार्ज है और माइनस माइनस चार्ज है, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। माइनस माइनस है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम सिक्के को ऊपर उछालते हैं तो वापस नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। यदि सिक्के को एक हाइट से चुपचाप छोड़ देते हैं तो भी फिर से वो अर्थ की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। तो स्टेट तो चेंज हो रहा है ना। यदि हम सिक्का को छोड़ दिए तो नीचे गया तो उसका क्या हुआ, मोशन में आ गया ना, स्पीड बढ़ गई ना। स्पीड बढ़ गई तो क्या हुआ, उसका स्टेट चेंज हुआ। और स्टेट चेंज बिना फोर्स के नहीं हो सकता। और फोर्स लग रहा है तो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। दुनिया का कोई भी दो मासिव पार्टिकल, यदि इसके पास m1 है, इसके पास m2 मास है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट, हम इस ग्लास को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टेबल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टीवी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी मास है, इसके पास भी मास है। हमारा मास इतना कम है कि ये फोर्स इतना कम लग रहा है और पता नहीं चल पा रहा है। लग रहा है फोर्स, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच ले रही है, तो पता चल जाता है कि भाई अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो कभी भी फोर्स मास के कारण लगे तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब यह बात अलग है कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो अर्थ द्वारा लगाने वाले फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी को कहते हैं ग्रेविटी। यदि दो मासिव पार्टिकल में एक मासिव पार्टिकल अर्थ है और दूसरा मासिव पार्टिकल कोई एनीथिंग, एनी मटेरियल है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका स्पेशल नाम है ग्रेविटी। समझ में आया? और इसको भी लगने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यदि यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कितनी एरिया पे लग रहा है यह भी काउंट करना जरूरी है। यदि एरिया कम होगी उतना ही फोर्स लग रहा है, एरिया कम हो जाएगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एरिया यदि कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एरिया यदि ज्यादा करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। मींस एज एरिया इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज एंड एज एरिया डिक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज। हम देखते हैं कि जब सब्जी काटते हैं तो चाकू कैसा होना चाहिए? धारदार होना चाहिए। धारदार, शार्प कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे? कि जब सब्जी से उसका कांटेक्ट हो तो कांटेक्ट एरिया कम हो, और कांटेक्ट एरिया कम होगी तो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा और उसको चाकू काट देगा सब्जी को। मुड़े हुए चाकू से हम सब्जी नहीं काट सकते क्योंकि कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो गई। यदि हम कील ठोकते हैं तो हथौड़े से ऊपर प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, कील की एरिया जहां पे हथौड़ा मार रहे हैं वहां की एरिया ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम लगेगा। लेकिन कील जो वुडन ब्लॉक से टच में है, वुडन टेबल के टच में है, वुडन बेड के टच में है, तो वहां पे कांटेक्ट एरिया बहुत कम है क्योंकि कील नुकीला है। तो कील नुकीला है तो कांटेक्ट एरिया कम हो गई, एरिया घट गई तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा।
यदि कोई कुली है और सामान को, सूटकेस को बिना कपड़े के सर पे ले लेता है तो कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट एरिया रहेगा सर पे, सर थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, थोड़ा सा तो कर्व है, राउंड है, ये बिल्कुल फ्लैट तो है नहीं। तो कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगी तो प्रेशर इसके सर पे ज्यादा लगेगा, तो इसको चुभने लगेगा। लेकिन यदि एक कपड़ा ऊपर रख लेता है तो कपड़े क्या करेगा, कॉन्टेक्ट एरिया को बढ़ा देगा, और कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा देगा, फोर्स उतना ही लग रहा है, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर के लिए फोर्स जितना जरूरी है उतना ही एरिया का कैलकुलेशन भी जरूरी है, एरिया का कैलकुलेशन भी जरूरी है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर बढ़ाते हैं? जी बिल्कुल बढ़ाते हैं प्रेशर। कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये एक ट्यूब लिया हमने जो दोनों साइड से ओपन है, और एक साइड हमने बैलून बांध दिया, ठीक है। बैलून बांध दिया तो इसमें थोड़ा सा वाटर रखा, वाटर का लेवल हमने चेक कर लिया, और इसका वॉल्यूम चेक कर लिया कि कितना ये एक्सपैंड हुआ, और फिर दूसरे केस में हमने वाटर का लेवल बढ़ा दिया। तो वाटर का लेवल बढ़ा दिया तो बैलून का शेप भी इंक्रीज हो गया, एक्सपेंशन ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ाने से इसका फोर्स भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा। समझ में आया? तो लिक्विड भी प्रेशर जनरेट करता है, और लिक्विड द्वारा प्रोड्यूस प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे देखो एक और एक्सपेरिमेंट, मान लो कि एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, और यहां से एक होल करके एक बैलून बांध दिया यहां पर, ऐसा अरेंजमेंट करके। तो ये जितना एक्सपेंशन होगा उतना हमने रिकॉर्ड कर लिया कि कितना ये एक्सपेंड किया, कितना फूला बैलून। और फिर इसी चीज को हम थोड़ी हाइट ऊपर करेंगे तो ये बैलून उतना नहीं फूलेगा, थोड़ा कम फूलेगा। तो इससे पता चलता है कि लिक्विड द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है, जितना नीचे हाइट पे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसीलिए गोताखोर कभी वाटर के नीचे, समुद्र के नीचे कभी कभी अब ऑक्सीजन लेके ज्यादा नीचे चले जाते हैं, तो कभी कभी वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उनकी धड़कन रुक जाती है, उनका जो सीना है वो चिपक जाता है, वो मर जाते हैं, क्योंकि तुम तो ऑक्सीजन लेके गए हो। इसीलिए अब आजकल ऐसे किट आ गए हैं स्विमर्स के लिए, जो गोताखोर है, डीपर्स के लिए, कि जो कि प्रेशर से भी बचाए उनको। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम, प्रेशर बढ़ता जाता है। समझ में आया? एक और एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। मान लो कि एक बोतल है और इसको एक ही हाइट पे हमने चारों तरफ होल कर दिया, तो चारों तरफ वाटर फ्लो का रेट देखो सेम है। क्यों? क्योंकि सेम हाइट पे ऑल डायरेक्शन में प्रेशर सेम लगता है। यदि हाइट बराबर है, प्रेशर केवल लिक्विड का हाइट पे डिपेंड करता है, और बराबर हाइट पे चारों तरफ प्रेशर सेम होता है। लिक्विड अपने कंटेनर के वाल पे चारों तरफ सेम हाइट पे सेम ही प्रेशर लगाता है, और ऊपर करोगे तो इतना रेट से पानी नहीं निकलेगा, थोड़ा कम निकलेगा, फ्लो रेट कम हो जाएगा, फ्लो रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेशर कम लग रहा है, तो हाइट बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा। डीप ज्यादा जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आया? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इससे क्या क्या पता चलता है कि लिक्विड कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। गैसेस भी जिस कंटेनर में रखे रहते हैं उस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर जनरेट करते हैं। कोई बैलून है, बैलून हमने फुलाया और फुलाया और फुलाया। क्यों फुला बैलून? क्योंकि हमने उसके अंदर गैस भरी। जितनी गैस भरी वो अपना जगह लेगा मतलब फोर्स लगाएगा तो अब जितनी कैपेसिटी है बैलून का उतना रोक पाएगा, अदरवाइज उसको एक्सपेंशन होना ही पड़ेगा और बैलून फूलेगा। और मान लो कि थोड़ा सा कोई पिन मार देता है तो बैलून फट जाता है या गैस निकल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर लगा रहा था गैस और उसे निकलने का मौका मिला, और मौका मिलते ही वो निकल गया। गैस भी अपने वाल पे, कंटेनर के वाल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे अर्थ को चारों तरफ से एयर इन्वेलप की तरह घेरे हुए हैं।
और इस पूरे एयर के ब्लैंकेट को, इन्वेलप को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये बहुत किलोमीटर तक है, थोड़ी हाइट तक नहीं है। और इसीलिए अब अर्थ उस पर भी तो ग्रेविटी लगाएगी, क्योंकि हवा में भी मास होता है, और मास जहां होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि अर्थ के पास भी मास है। तो अर्थ हवा को भी अपनी तरफ खींचती है। हवा को अपनी तरफ खींचती है तो हवा भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा अर्थ पे। अब चूंकि बहुत किलोमीटर तक है तो कुछ ज्यादा प्रेशर लगाता है। कितना प्रेशर लगाता है इसको हम लोग चेक करेंगे। बहुत आश्चर्य होगा कि इतना ज्यादा प्रेशर लगता है, हम लोग इतना ज्यादा प्रेशर में जीते हैं। हाँ, एयर बहुत किलोमीटर तक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा अर्थ को चारों तरफ ब्लैंकेट की तरह घेरे हुए है, इन्वेलप की तरह घेरे हुए है, और उस इन्वेलप या ब्लैंकेट की तरह घेरे हुए हवा को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और वो बहुत किलोमीटर तक है। तो हवा द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर, एक्सर्ट किया गया प्रेशर, क्रिएट किया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई साहब आपने तो ठीक कहा कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो हमारे ऊपर कितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है कैसे पता करेंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे जिसके क्रॉस सेक्शन की एरिया होगी 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का सिलेंडर बनाएंगे, ऊपर की ओर कहां तक बनाएंगे? जहां तक एयर है, और वो सारी एयर का वेट निकाल लेंगे। वेट मतलब कितना फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है उसका, अर्थ का, वो अर्थ पे कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है एयर। जितना ज्यादा अर्थ लगाएगी उतना ज्यादा एयर लगाएगा, दोनों बराबर होते हैं। तो जितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है एयर अर्थ पे अपॉन यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फोर्स ही क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया? प्रेशर। और ये बहुत ज्यादा होता है। एक रबर सकर देखी होगी, कार में विंडो के पास लगाते हैं या किसी भी प्लेन सरफेस पे लगाते हैं। क्यों चिपकता है? व्हाट इज साइंस बिहाइंड इट? यदि सकर के अंदर थोड़ी सी भी हवा चली गई तो वो नहीं चिपकेगा। उसका कॉन्टेक्ट सरफेस और उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको चिपकाएं तो उसके अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाए, और सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो ऊपर से कौन प्रेशर उस पर काम करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है तुम इतने से समझ सकते हो कि शक्कर के अंदर की यदि पूरी हवा निकल गई तो उसको खींचना मुश्किल हो जाता है। शक्कर क्यों चिपकता है दीवार से? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर ज्यादा लगने लगता है। यदि शक्कर और सरफेस के बीच में रियल में सारा एयर निकल गया तो आदमी के बस का बात नहीं है, एक दो आदमी के बस का कि उसको खींच पाए। इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, समझ में आया? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऐसा कैलकुलेशन किया गया है कि यदि हम 15 इंटू 15 मतलब कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यदि सिलेंडर लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर लेते हैं, तो उसमें उस सिलेंडर में जितनी एयर आएगी वो कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगी? 2250 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। समझ आया? और 2250 अपॉन एरिया कर दो तो कितना प्रेशर हो गया? तो ये जो सिलेंडर बनेगा इसमें जितनी एयर आएगी उसको अर्थ अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचेगी? तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 2250 न्यूटन। ठीक है, तो अब प्रेशर कितना लगेगा? प्रेशर लगेगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स 2250 अपॉन 15 इंटू 15 है ना, और सेंटीमीटर में है। इससे मीटर में बदलने के लिए ऊपर 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखना। तो अब ये इसको 10 से कट कर देगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख पास्कल
1,00,000 पास्कल फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल, पीए से पास्कल है, 1,00,000 पास्कल प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। इतना फोर्स में, इतना प्रेशर में तो हमें क्रश हो जाना चाहिए था, दब जाना चाहिए था। लेकिन हमारा शरीर नहीं दबता है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से भी प्रेशर लगता है, ब्लड प्रेशर, और हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर काउंटर बैलेंस हो जाता है, और अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बिल्कुल बराबर हो जाता है। इसीलिए हमें कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है। यदि हम समुद्र के अंदर चले जाएं तो वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, लिक्विड का भी प्रेशर होगा और हम चिपक सकते हैं, दब सकते हैं। और यदि हम ऊपर चले जाए पहाड़ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और अंदर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और इसीलिए नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो प्रेशर का अनबैलेंस भी ठीक नहीं है। यदि बाहर कम प्रेशर हो गया, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ब्लीडिंग हो जाएगी, और यदि अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रेशर दबने का ज्यादा चांस है, दब जाएंगे। तो दोनों का बराबर रहना ही ठीक है, इसलिए हमें अर्थ सरफेस पर ही रहना ठीक है भाई। ना तो हमें समुद्र में डुबकी लगानी है, अंदर जाना है, और ना ही बहुत ऊंचा पहाड़ पे जाना है। और जाएंगे तो वैसी व्यवस्था लेके जाएंगे ताकि कोई इफेक्ट ना आए। समझ में आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसको ये ऑटो वन ने, एक जर्मन साइंटिस्ट है 17वीं सेंचुरी में। इन्होंने दो होलो स्फीयर को लिया, दो होलो स्फीयर को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद वैक्यूम पंप से अंदर की हवा निकाल दी, सारी की सारी हवा निकाल दी, वैक्यूम पंप से निकाल सकते हैं। और सारी हवा निकालने के बाद ये दोनों होलो स्फीयर इस तरह चिपक गए कि 8-8 घोड़ों की टीम भी इसे अलग नहीं कर पाई। तो वो क्यों चिपके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण चिपके। क्यों? अंदर से तो हवा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रेशर फोर्स लगा कौन रहा है इन पे? तो बाहर की हवा। बाहर की हवा को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये चिपक गया, और इतना चिपका कि 8-8 घोड़ों की टीम भी इसे अलग नहीं कर पा रही है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा लग रहा है हम लोगों के ऊपर, या पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर।